Yeah, today I have 25 questions. आज हमारे पास 25 क्वेश्चन और है। किस पर है? चिनुआ अचीबी पर। और उनका जो वर्क एलटी में प्रिस्क्राइब्ड है, जिसका नाम थिंग्स फॉल अपार्ट है, जो एक नॉवेल है जो 1958 ईस्वी में पब्लिश हुआ था। आज हम लोग उस पर बात करेंगे। इसके पहले भी मैंने 25 क्वेश्चंस कराया हुआ था एक्सप्लेनेटरी नोट्स के साथ, और तमाम चीजें मैंने कराया था। पहला जो सेक्शन है वो आथर के बैकग्राउंड को लेकर के, चिनुआ अचीबी की लाइफ वगैरह को लेकर के कुछ क्वेश्चंस बने हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज चिनुआ अचीबी बॉर्न? चिनुआ अचीबी कब पैदा हुए थे? आंसर बी इज द राइट आंसर। 1930 ईस्वी में पैदा हुए थे। कहां पर? 16 नवंबर 1930 को ओगिडी नाइजीरिया में पैदा हुए थे। अगर क्वेश्चन आता है चिनुआ अचीबी कब पैदा हुए थे, चिनुआ अचीबी जो है नवंबर में 16 नवंबर को 1930 में ओगिडी एक जगह का नाम है नाइजीरिया में, वहां पैदा हुए। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच नाइजीरियन एथनिक ग्रुप डज अचीबी बिलोंग? चिनुआ अचीबी किस नाइजीरिया के किस एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं? योरूबा, इग्बो, हाउसा, फुलानी। बिलोंग टू इग्बो। अगर आप देखेंगे 3 साल अपार्ट में उन्होंने इग्बो जो ट्राइब है, जो इग्बो क्लैन है, उसको लेकर के पूरा बात किया हुआ। तो नाइजीरिया में जो इग्बो क्लैन, जो इग्बो ट्राइब था, वह उससे बिलोंग करते हैं। Achibi was Igbo and his works often explored Igbo culture and tradition. इसके वर्क में भी Igbo कल्चर और ट्रेडिशन को लेकर बात की गई। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वाज अचीबी फर्स्ट नॉवेल? अचीबी का पहला नॉवेल कौन था? अचीबी का जो पहला नॉवेल है वो थिंग्स फॉल अपार्ट है, जो 1958 ईस्वी में पब्लिश हुआ है। और यह कहा जाता है कि अफ्रीकन लिटरेचर, अफ्रीकन कल्चर पे बात करने वाला वन ऑफ द मोस्ट फेमस नॉवेल। तो उनका पहला नॉवेल थिंग्स फॉल अपार्ट है, जो अफ्रीकन कल्चर पर लिखा गया, 1958 में पब्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लिटरेरी मूवमेंट इज अचीबी एसोसिएटेड विद? अचीबी किस लिटरेरी मूवमेंट से रिलेटेड थे? हार्लेम रिनेसांस से, नेग्रिट्यूड से, पोस्ट कोलोनियलिज्म। अचीबी पोस्ट कोलोनियलिज्म। कारण है कि उन्होंने अपनी नॉवेल में प्री कोलोनियलिज्म, कोलोनियलिज्म को दिखाया, लेकिन जब उनका जन्म होता है तो 1930 में होता है। उसके बाद उन्होंने बदलते अफ्रीका, बदलते नाइजीरिया को देखा है कि जब ब्रिटिशर या यूरोपियन कंट्रीज, जो यूरोपियन इंपीरियलिस्ट थे, जब उन्होंने नाइजीरिया को स्वतंत्र किया, छोड़ा, तो उसके बाद का वहां का कल्चर कैसे तेजी के साथ बदला, उसका उन्होंने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज अचीबीज ओरिजिनल नेम बिफोर ही चेंज इट? अचीबी का ओरिजिनल नेम क्या था जब उन्होंने उसको चेंज करने से पहले? एल्बर्ट अचीबी उनका नाम था, चिनुआ मेका अचीबी, जॉन अचीबी, न्नाम्दी अचीबी। एल्बर्ट अचीबी उनका जो नाम था, एल्बर्ट अचीबी। ही ड्रॉप्ड हिज इंग्लिश नेम एल्बर्ट। उन्होंने अपना इंग्लिश नेम एल्बर्ट हटा दिया और केवल अपनी अफ्रीकन आइडेंटिटी को लिया, और अफ्रीकन आइडेंटिटी क्या था? अचीबी था। एल्बर्ट क्या था? एल्बर्ट उनको लगता था कि यह जो है क्रिश्चियन नेम है। उन्होंने जो उनके नाम के आगे जो एल्बर्ट था, उन्होंने उसको खत्म किया, और अफ्रीकन आइडेंटिटी, अफ्रीकन कल्चर में उनका इतना ट्रस्ट था कि वो इसी नाम को ही लेकर के रहे। नेक्स्ट है सेक्शन 2 में थिंग्स फॉल अपार्ट में प्लॉट कैरेक्टर्स, हु इज द प्रोटेगोनिस्ट ऑफ थिंग्स फॉल अपार्ट? करें कि जो थिंग्स फॉल अपार्ट है उसका प्रोटेगोनिस्ट कौन है? कई बार अभी कल हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था कि उसका जो प्रोटेगोनिस्ट है ओकान कोवो, सी इज द राइट आंसर। The novel follows Okan Kowo, a proud Igbo warrior, जो कि जिसमें ट्रेडिशनल मास्कुलिटी है, जो पॉलीगामी में विश्वास करता है, जिसकी 3 पत्नियां हैं, 10 बच्चे हैं, मल्टीपल सन्स एंड डॉटर्स ही हैड। तो जो उसका मेन कैरेक्टर है उसका क्या नाम है? ओकान कोवो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज ओकान कोवो एक्साइल फ्रॉम यूगोफिया? ओकान कोवो को यूगोफिया से क्यों निकाल दिया जाता है? यूगोफिया जो गांव है जहां से वो बिलोंग करता है, जहाँ पे वो सब कुछ है, वहां से उसको क्यों निकाल दिया जाता है? फॉर किलिंग अ क्लाइंट्समैन, फॉर कन्वर्टिंग टू क्रिश्चियनिटी, फॉर बिट्रेइंग हिज पीपल, फॉर फॉलिंग इन बैटल। फॉर किलिंग अ क्लाइंट्समैन, याद होगा उसकी बंदूक से एक गोली चलती है, कब चलती? पीस वीक पे।
एक ऐसा सप्ताह वो लोग बनाते हैं कि सप्ताह में हमें कोई हिंसा नहीं करनी है, लेकिन उसकी बंदूक से गोली चल जाती है जिससे उसके ही कबीले का एक आदमी मारा जाता है। तो उसको बहुत इस पर दुख होता है और वो कहता है कि हमें जो है क्या करना है, हमें ऐसा नहीं करना, हमें क्या करना है, आई हैव टू व्हाट आई हैव टू कंपनसेट, आई हैव टू शो पीडाल, यू कैन से कि मुझे प्रायश्चित करना है। तो उस प्रायश्चित के पर्पज से जो है वह अपने मदरलैंड बटावा चला जाता है, वहां 7 साल रहता है। वहीं पर उसने क्रिश्चियन मिशनरी को आते हुए देखा, वहीं पर उसका बड़ा लड़का दावोई जो है क्रिश्चियन कल्चर को स्वीकार करता है। मेरी बात क्लियर हो रही, आवाज सबको जा रही है? हेमराज, रेहान, कृष्णा जी, सौरभ जी, आर यू गेटिंग माय वॉइस? यस। यस सर, यस सर। क्योंकि ये मैं पढ़ा चुका हूँ, मैंने मल्टीपल 50 कर दिया, 25 पहले, और इसमें तो हो सकता है वही चीजें रिपीट की गई हो, लेकिन नेचर क्वेश्चन का बदला होगा। तो आपको तुरंत सारी कहानी याद आना चाहिए कि व्हाट हैज बीन टोल्ड बाय मी। ही एक्सीडेंटली किल्स, वह क्या करता है, अपने क्लैन का, अपने कबीले के एक लड़के जिसका नाम इज इजिउडू रहता है, इजिउडू, उसको जो है मार देता है कब, फ्यूनरल सेरेमनी में। तो इनके नहीं, इंटेंशनली नहीं, डिलिबरेटली नहीं, इनडेलिबरेटली, अननोइंगली, द यू कैन से कि ही शॉट्स, और वो शॉट क्या करता है, उसके गन से जो है बुलेट चल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज इकेबी फ्यूरा? इकेबी फ्यूरा कौन है? ओकोरोज रियल सन? नो। अ बॉय गिवन टू यूगोफिया, a boy given to Yugoslavia as a sacrifice. Yes, is the right answer. आपको याद होगा इकेबे फ्यूदा वही लड़का था जो कि दिया गया था ओकोनकोवो को इस पश्चाताप के साथ कि आपके कबीले के किसी लड़की, औरत या जिसका भी कत्ल हो गया था, तो उसको कंपेंसेट करने के लिए उन्होंने अपने कबीले के एक लड़के को किसको दे दिया था, इकेबे फ्यूडा उस लड़के का नाम था, और ओकोनकोवो को दे दिया था। बाद में होता क्या है कि ओकोनकोवो एक ऐसा कंडीशन आता है कि अपनी मास्कुलिटी को दिखाने के लिए उस लड़के का जानबूझ करके कत्ल कर देता है। केवल ही हैज टू शो हिज मास्कुलिटी, ही बिलीव्स इन ट्रेडिशनल मास्कुलिटी। तो ये चीज हमारे सामने आती है जो एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। तो वही यहाँ पे आया हुआ है कि इकेबे फ्यूडा क्या है, अब बॉय गिवन टू यूगोफिया, यूगोफिया नाम के गांव के लोगों ने एक बलिदान स्वरूप इस बच्चे को किसको दे दिया था, ओकोनकोवो को। सर यूगोफिया वही है जहां से ओकोनकोवो बिलोंग करते हैं। तो इसके साथ रहने लगता है, ओकोनकोवो के फैमिली के साथ रहने लगता है, लेकिन बाद में उसे मार दिया जाता है जब जो है दावोई और उसकी मौत से उनका बड़ा बेटा ओकोनकोवो उसे मार देता है, और ओकोनकोवो का बड़ा बेटा सदमे में आ जाता है बहुत ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ओकोनकोवोस ग्रेटर फियर? ओकोनकोवो का सबसे बड़ा डर क्या है? पॉवर्टी, स्नेक्स, बिकमिंग लाइक हिज फादर, लॉसिंग हिज फॉर्म। यस, ओकोनकोवो का सबसे बड़ा डर ये है कि कहीं मैं अपने फादर जैसा ना हो जाऊं। फादर जैसा होने का क्या मतलब है? फादर जैसा होने का सिंपल सा मतलब है कि वह अपने फादर को कहता है यह वीक है, इसके अंदर फेमिनिटी है, इसके अंदर स्त्रीत्व के गुण है, और यह कमजोर है, कहीं मैं इसके जैसा ना हो जाऊं, उससे वह बचने के लिए कहता है। तो हिज फादर, फादर का क्या नाम है, यूडोका, जो कि लेजी है, डेट में डूबे हुए हैं, जिससे वो बहुत घृणा करता है, सोचता मैं अपने फादर जैसा ना हो जाऊं। फिर है, हाउ डज ओकोनकोवो डाई? ओकोनकोवो कैसे मरता है? वह अपने आप को मार लेता है, हैक कर लेता है। तो ही किल्स हिमसेल्फ, वो अपने आप को खुद ही मार लेता है। अनेबल टू अडैप्ट द कॉलोनियल चेंजेस, कह रहे कि जो कॉलोनियल चेंजेस होता है, जो बदलाव होता है, याद होगा ना कि वो चर्च पे हमला करता है, और फिर जब एक ब्रिटिश ऑफिसर आता है तो वो जो है उस पर भी हमला करता है, उसको मार देता है मिशनरी को। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट
आदेश देते हैं कि इसको अरेस्ट कर लिया जाए और उसको लगता है गांव वाले हिंसा में मेरा साथ नहीं देंगे, तो वह जो है आत्महत्या कर लेता है, अपने आप को हैंग कर लेता है। तो अनेबल टू अडॉप्ट colonial changes he commits suicide and ambition in इको कल्चर, और यह एक तरह का एबोमिनेशन है इको कल्चर का। सेक्शन 3 क्या है, थीम्स और सिंबल से लिया गया है। व्हाट डज द याम सिंबलाइज इन थिंग्स फॉल अपार्ट, याम जो है थिंग्स फॉल अपार्ट में किसका सिंबल है, वेल्थ एंड मास्कुलिटी का सिंबल है। याम जो है धन का और पुरुषत्व का सिंबल है। याम कल्टीवेशन इज टाइड टू अ मैन्स स्टेटस इन इग्बो सोसाइटी। इग्बो सोसाइटी में जो याम कल्चर है वो पुरुषत्व का सिंबल है, और साथ ही साथ कल्टीवेशन का, कि फसल हमारी उगे। विच थीम इज सेंटर टू द नावल, करे कौन सा थीम जो है सेंटर में है नावल में, द जॉय ऑफ कोलोनियलिज्म, द क्लैश बिटवीन ट्रेडिशन एंड चेंज, यस द क्लैश बिटवीन ट्रेडिशन एंड चेंज। The novel explores how colonialism disrupts Igbo tradition. अगर आपको याद होगा मैंने बताया था पूरे नॉवल में प्री कोलोनियल लाइफ को लेकर के बात की गई है, नाइजीरियन ट्रेडिशन को लेकर के, नाइजीरियन कल्चर को, नाइजीरियन मास्कुलिटी को लेकर के बात की गई है। नाइजीरियन मास्कुलिटी, नाइजीरियन कल्चर का मतलब इग्बो, इग्बो ट्रेडिशन, इग्बो कल्चर, इग्बो को लेकर के बात की गई है। और ये जो इग्बो है, इस इग्बो में अगर आप देखेंगे तो उसका हेड कौन है, कोड। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डज द टाइटल थिंग्स फॉल अपार्ट एल्यूड करे, थिंग्स फॉल अपार्ट जो है कहाँ से लिया गया या किसको क्या बताता है या क्या रिफर करता है। अ लाइन फ्रॉम अ ईट्स पोएम, बी इज द राइट आंसर। ये ईट्स की पोएम, उस पोएम का क्या नाम था, द सेकंड कमिंग, वहां से जो है थिंग्स फॉल अपार्ट एक टाइटल लिया गया, कई बार पूछा जाता है। व्हाई डज नाउई कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी, नाउई जो है क्रिश्चियनिटी में क्यों कन्वर्ट हो जाता है। ही इज फोर्स्ड बाय द ब्रिटिश, ब्रिटिशर उसे फोर्स करते हैं। ही रिजेक्ट्स इग्बो ट्रेडिशन आफ्टर इकेबी फुडास डेथ, या बी इज द राइट आंसर। नाउई जो सबसे बड़ा बेटा है, किसका सबसे बड़ा बेटा, नाउई जो ओकोंकोवो का सबसे बड़ा बेटा है, उसको लगता है कि इकेबे फ्यूडा का मर्डर जानबूझकर जबरदस्ती किया गया है केवल इको कल्चर और इको मास्कुलिटी को दिखाने के लिए, तो वह हिंसा में यकीन नहीं करता और कहता है एक निर्दोष आदमी का कत्ल हुआ। वह अपने फादर के इस कार्य से इतना ज्यादा जो है, आप कह सकते हैं कि उसको पश्चाताप होता है, अप्रसन्न रहता है या बुरा लगता है कि वह उस पूरी कल्चर को तिरस्कृत कर देता है और क्रिश्चियन मिशनरी को स्वीकार कर लेता है, उसके मैसेज को स्वीकार कर लेता है। तो दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट। नाउई का आपको ध्यान में रखना है। टाइटिल कहाँ से लिया गया है, आपका कभी पोयम द सेकंड कमिंग से लिया। 15 है वेयर रोल डू द इग्वोकू प्ले इन यूगोफिया, कह रहे कि व्हाट रोल, कौन सा रोल प्ले किया जाता है इग्वो इग्वागू प्ले इन यूगोफिया। दे आर वॉरियर्स, they are masked ancestral spirits who settle dispute. Yes, वे masked ancestral dispute है जो उस वे जो है masked ancestral spirit है जो उस dispute को settle करते हैं। तो उन्होंने कहा कि the Igugu represent the spiritual and judicial authority in Igbo society. सेक्शन नेक्स्ट है जो कोलोनियलिज्म और कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है। इसमें पूछा गया है कि हु इज मिस्टर ब्राउन, मिस्टर ब्राउन कौन है, अब ब्रिटिश डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, मिस्टर ब्राउन ब्रिटिश डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर है। अब मिशनरी हु रेस्पेक्ट्स इग्बो कल्चर, यस वो एक मिशनरी है जो कि इग्बो कल्चर का सम्मान करते हैं। ही इंगेजेस इन डायलॉग विद इग्बो अनलाइक रेवर्ड स्मिथ, जबकि रेवर्ड स्मिथ में एक खासियत रही है, वह एग्रेसिव है। दो लोग क्रिश्चियन मिशनरी को रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो मिस्टर स्मिथ है और एक आपके सामने में अभी नाम आया हुआ है। लेकिन जो रेवर्ड स्मिथ है वो इग्बो कल्चर को सम्मान नहीं देते। 17 है व्हाट डज द डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर प्लान टू टाइटल हिज बुक, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ने क्या प्लान बनाया है
अपने बुक का, जो उसका बुक आएगी उसका क्या टाइटल है, द पैसिफिकेशन ऑफ द प्रिमिटिव ट्राइब। एग्जैक्टली, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ने जो किताब लिखा है उसका टाइटल उसने डिसाइड किया हुआ है कि वह उसका नाम क्या रखेगा, द पैसिफिकेशन ऑफ द प्रिमिटिव ट्राइब। दिस रिफ्लेक्ट द कोलोनियल डीह्यूमनाइजेशन। और ये टाइटल क्या इंडिकेट करता है, ये टाइटल इंडिकेट करता है कि डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ने ये डिसाइड किया है कि वो जो है ज्यादा कल्चर्ड है, पढ़े लिखे हैं, अफ्रीका के लोग पढ़े लिखे नहीं है। यह डीह्यूमनाइजेशन को दिखाता है। हाउ डू द इग्बो इनिशियली रिस्पॉन्ड टू मिशनरीज। इग्बो जो है शुरू में मिशनरीज को क्या रिस्पॉन्ड देते हैं, दे वेलकम देम इमीडिएटली, दे आर क्यूरियस बट स्केप्टिकल, दे अटैक देम ऑन साइड, दे इग्नोर देम कंप्लीटली। दे आर क्यूरियस बट स्केप्टिकल, वे मिशनरीज के बारे में जानने को इच्छुक तो है लेकिन स्केप्टिकल बचने की कोशिश भी करते हैं। दे आर क्यूरियस बट स्केप्टिकल। एक्सप्लेनेशन में क्या दिया गया है, जैसे राउई है कन्वर्ट वाइल अदर लाइक ओकोनकोवो, जबकि ओकोनकोवो उसका जो फादर है वो उसका रेजिस्ट करता है। 19 है व्हाट हैपेंस टू द इग्बो गॉड्स व्हेन क्रिश्चियनिटी स्प्रेड्स। इग्बो गॉड्स को क्या होता है जब क्रिश्चियनिटी बढ़ती है, क्रिश्चियनिटी लोग अपनाना शुरू कर देते हैं। इग्बो गॉड जो है बी इज द राइट आंसर, इग्बो गॉड को लोग छोड़ देते हैं, दे आर अबैंडन्ड बाय सम कन्वर्ट्स। इग्बो गॉड में लोगों को यकीन ही नहीं रह जाता। ओकोनकोवो बार बार इग्बो गॉड, इग्बो कल्चर, मास्कुलिनिटी, पोलीगॉमी, मल्टीपल सन्स एंड डॉटर्स, इस तरह का चीजें अपने आप को रेसलर के रूप में अपने आप को स्टैब्लिश करता है, लेकिन ये चीजें हो नहीं पाती। मेनी इग्बो पीपल स्पेशली आउटकास्ट embrace Christianity for social mobility. Why does Okonkwo suicide shock the district commissioner? कह रहे कि आखिर ओकोनकोवो का जो सुसाइड है वो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को क्यों शॉक कर देता है? He admired Okonkwo. He sees at a sign of weakness. He does not understand Igbo customs. He does not understand Igbo customs. He is the right hand. The commissioner reduces Okonkwo's life to a paragraph in his book showing colonial Igbo pride. लास्ट सेक्शन है लिटरेरी स्टाइल और सिग्निफिकेंस से। व्हाट नैरेटिव स्टाइल डज अचीवी यूज थिंग्स फॉल अपार्ट। कौन सा नैरेटिव स्टाइल है, फर्स्ट पर्सन है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, थर्ड पर्सन है, यस थर्ड पर्सन ओमनिसेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड पर्सन ओमनिसेंट डायरेक्टर है, द फर्स्ट है द सेकंड। हाउ डज अचीवी इनकॉर्पोरेट इग्बो प्रोवर। अचीवी कैसे इग्बो प्रोवर को नॉवेल में लाते हैं, एज कॉमिक रिलीफ, टू शो इग्बो विजडम एंड ओरल ट्रेडिशन। यस, अचीवी का मेन पर्पस ही था कि इग्बो विजडम और ओरल ट्रेडिशन को ग्लोबली लोगों को बताना, इसीलिए उन्होंने क्या किया हुआ था, इग्बो प्रोवर्स को नॉवेल में यूज किया था। प्रोवर्स आर सेंट्रल टू इग्बो कम्युनिकेशन एंड फिलोसफी। What is the significance of the locust in the novel? They symbolize destruction, they represent colonial arrival. Yes, locust colonial arrival को ये symbol है. They represent colonial arrival. Like locust, the British come in large numbers and disrupt equal life. 24 है why is things fall apart considered a response to Western literature. It parodies Heart of Darkness. It glorifies British rule. It ignores African culture. It presents African. It parodies Heart of Darkness. ग्राहम ग्रीन का आर्ट ऑफ डार्कनेस जो है वो दूसरे ढंग से वहाँ की कल्चर को प्रेजेंट करता है और उसी की पैरोडी इन्होंने तैयार किया, उसका जवाब दिया, इसीलिए इसको कहा जाता है कि यह वेस्टर्न लिटरेचर को लिखा गया एक जवाब। 25 व्हाट मेक्स थिंग्स फॉल अपार्ट, अ पोस्ट कोलोनियल नॉवेल, इट सपोर्ट्स कोलोनियलिज्म, इट क्रिटिक्स कोलोनियल ऑपरेशन, या कोलोनियल ऑपरेशन को क्रिटिक करता है। कोलोनियल जो जो यूरोपियन इंपीरियलिस्ट नेशन है, हाउ डिड दे कम, हाउ डिड दे ऑक्यूपाई देयर लैंड एंड हाउ डिड दे ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन इन देयर कल्चर, उस सब चीजों को जो है उसको लेकर इट चैलेंजेस colonial narrative and from African perspective.
So in this way, you came to know about 25 questions and these things you got. I just want to tell you कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसका आप रिवीजन कर लीजिएगा। कल संडे है, कल हो सकता है कि हम लोग एक बड़ी क्लास अगले दावे हमें जितना चीज वाला पार्ट है, जितना चीज वो एक्चुअली में बात करता था, एक्सप्लेनेशन, समरी, कैरेक्टर, मल्टीपल कैरेक्टर्स, I had done. Meet you tomorrow, but before leaving the class, I want to ask Rehan, Krishna ji, Rajiv ji to say some words about class. Yeah, you can leave comment also, or you can unmute and say something. The class is very beautiful. You are explaining very uh, simple manner. So Speak. we enjoy very much. Yeah. Thank you, Krishna ji. Rajesh, Saurabh is asking a pros का part. Yeah, sir, I have taken the last part. सबसे last में जो pros में नावल और सब चीजें वहां से लिया जा रहा है. Yeah. And Raji is saying कि Marxism in literature. Marxism in literature, we can say with Marxism, I would like to use the word here: color, feeling, race, issue, and also you can say कि colonialism. These issues we find in the novel. Colonialism, when any outsider comes and just occupy your land, disturb your culture, disturb your rituals, and treat you as other and present himself एज सुपीरियर, और जो वहाँ का मॉर्न पीपल है, जो नेटिव पीपल है, उसको क्या कह देते कि ये तो इंफीरियर है, अदर है, इनको कुछ पता नहीं है, आता जाता नहीं, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे ओके मीट यू